जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास जो हमने की थी वहाँ पर मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ाया था। जितने भी इम्पोर्टेंस प्रोविजंस थे सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी है और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर्स। ठीक है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर रहता है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ये हमारा आखिरी क्लास। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था, जो भारत के लिए आज़ादी का जो था, तो एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, वो एक्ट लाया गया 1947 में लाया गया। इसमें कहा जाता है ऑन फरवरी 1947, 20 जनवरी 1947 को क्या होता है, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली क्या करते हैं, उन्होंने डिक्लेयर्ड कर दिया था, ये घोषित कर दिया दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। उन्होंने कहा जो ब्रिटिश का रूल है, यानी कि जो अंग्रेजों का यहाँ पे शासन चल रहा था, तो वो खत्म हो जाएगा 19 जून सॉरी 30 जून 1948 को। उन्होंने कहा, ये घोषित कर दिया, हालांकि फरवरी में घोषित किया था, 20 फरवरी 1947 को। तो ये कहा कि आने वाले 30 जून 1948 तक भारत पे जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आफ्टर बिच, और इसके बाद क्या होगा, द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। जो पावर है वो इंडियंस को दे दी जाएगी कि हम आपको आपकी पावर दे रहे हैं, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो, जैसे अपने देश को चलाना चाहते हो, आप वैसे अपने देश को चलाइए। ठीक है, इसमें कहा गया कि 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 को भारत बिल्कुल आजाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लेमेंट इटली ने कहा था। आगे क्या होता है, दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब जब ये न्यूज आती है, ये अनाउंसमेंट कर दिया गया क्लाइमेट इटली के द्वारा, उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग जो थी, तो मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि हमें पार्टीशन करना है, हमें देश का विभाजन करना, बंटवारा करना है। ठीक है, उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पार्टीशन चाहिए, एजिटेशन उन्होंने किया। ठीक है, वो मतलब अपना आक्रोश प्रकट करने लगे थे। तो देखिए न्यूज कब आती है, फरवरी 20 1947 को ये न्यूज आ गई थी, जारी कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या होता, जो मुस्लिम लीग थी वो क्या कहती कि भैया हमको ना ये एक्सेप्ट नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे, आप ना क्या करो, पार्टीशन करो देश का, आप देश का बंटवारा करिए। जिन्ना का ये मानना था, और मुस्लिम जो लीग थी उसका नॉर्मली ये मानना था कि यहाँ पे जो मुस्लिम है ना वो माइनॉरिटी में है, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनका जो लेखा जोखा जो भी रहता है, उसको ये इग्नोर करेंगे, इसीलिए वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अगेन ऑन जून 3, 1947, अब क्या होता है कि 3 जून 1947, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया था दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, कहते कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कोई भी संविधान बनाया जाए, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको फॉर्म कब किया गया था, 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको 1946 में बना दिया गया था। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई भी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो कानून है उस पार्ट में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उस पार्ट में ये संविधान लागू नहीं होगा। तो सिंपल सा है, देखो 3 जून 1947 को क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह देती है
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, भारत के वो हिस्से या फिर वो प्रांत जो इस संविधान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये कॉन्स्टिट्यूशन उन पर लागू नहीं होगा। वैसे मान लो मैंने कहा कि इतना बड़ा मेरा भारत का एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्ट है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इस एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, ठीक है, ये कहा गया था, ये न्यूज आ गई थी। आगे क्या होता है, ऑन द सेम डे जून 3 1947, 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन द वायसरॉय ऑफ इंडिया, वो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के वायसरॉय हुआ करते थे, ठीक है, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, इन्होंने क्या किया, पार्टीशन प्लान को आगे कर दिया, ठीक है, ध्यान से नाम देख लो, फोटो लाना तो मैं भूल गया, तुम लोग नेट में सर्च कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क तुम लोग भी करो। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि 3 जून 1947 को ही उन्होंने एक प्लान आगे रख दिया, पार्टीशन प्लान, उन्होंने कहा भारत का ना विभाजन होगा, ठीक है, नॉन एज द माउंटबेटन प्लान, और इस प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहते हैं। तो डेट पूछ सकता है, 3 जून 1947 थी, माउंटबेटन ने प्लान रखा कि भारत को क्या करिए, विभाजन कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जो प्लान था उसे कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया, वो दोनों जो वहां पे उस समय पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, दोनों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया। इमीडिएट इफेक्ट was given to the plan by enacting the Indian Independence Act of 1947, और इस बात पे जल्द से जल्द गौर किया गया, इसे तुरंत इफेक्ट में लाया गया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो आजादी से संबंधित जो अधिनियम था, एक्ट था, उसको बना दिया गया, 1947 में बना दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो बैकग्राउंड हो गया था, ठीक है, मतलब उस समय पे क्या कंडीशन चल रही थी वो बैकग्राउंड हो। द फीचर ऑफ दिस एक्ट अवर एज फॉलोज, कहते हैं इस एक्ट के कुछ फीचर थे जो इस तरीके से फॉलो करते हैं। पहला देखो, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश का जो रूल था, अंग्रेजों का जो रूल था हमारे भारत में, उसको इस एक्ट ने खत्म कर दिया कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल बिल्कुल भी नहीं, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947, और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक आजाद और सॉवरेन, संप्रभुत्व जिसको बोलते हो, एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कोई भी रूल अब लागू नहीं होने वाला था, ठीक है, ये हमारा पहला फीचर था। सेकंड फीचर क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कहा गया कि भारत का बंटवारा किया जाएगा, भारत का बंटवारा किया जाएगा और दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, विद द राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और अगर वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अगर चाहें तो जुड़े रहें, अगर चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वॉयस रॉय, वॉयस रॉय को ऑफिस को यहाँ पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था, एंड प्रोवाइडेड, और ये व्यवस्था की गई, फॉर ईच डोमिनियन, हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक डोमिनियन के लिए, अ गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ठीक है, एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, तो जो कैबिनेट हुआ करती थी, जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, वो एडवाइस करेगी ब्रिटिश किंग को, जो ब्रिटेन का राजा होगा, उसको जो है एडवाइस किया जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, एक गवर्नर जनरल को नियुक्त करेगा, एक गवर्नर जनरल को नियुक्त कर देगा, ठीक है। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और कहा गया कि जो किंग है या फिर जो क्वीन है, उसकी या फिर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जो सरकार है उससे ब्रिटिश की मजिस्ट्री का, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का या फिर ब्रिटेन की सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो जो वॉयस रॉय की ऑफिस थी उसको खत्म किया गया और गवर्नर जनरल की जो ऑफिस थी उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। ठीक है, थर्ड प्रोविजन हमारा ये था। फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है? इट empowered द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस। जो दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी कि भारत की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। अपने देश के लिए आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, आप उसको अपनाइए, हमें कोई इशू नहीं। ब्रिटेन जो था उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा नाउ यू आर फ्री, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन फ्रेम योर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट आप पे लगे थे आप उसको रिपील करिए, आप उसको खत्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। जो ये इंडिपेंडेंस एक्ट हमने आपके ऊपर लागू किया, जो इंडिपेंडेंस एक्ट अभी आप पढ़ रहे हो उसको भी चाहो तो आप वहां से हटा सकते हो, लागू मत करो, क्योंकि अब आप आजाद हो, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, नाउ यू आर फ्री। ठीक है, पांचवा प्रोविजन देखते क्या था? इट empowered द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस। दोनों जो राष्ट्र थे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये पावर दी गई टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड। जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है, जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दोनों राष्ट्र के लिए बन के तैयार नहीं हो जाता है, तो वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता आप लागू करिए लॉ, जो मन करता आप वो नियम लागू करिए, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominion unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion। तो कहते हैं नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो संसद है, उसका कोई भी नियम, उसका कोई भी एक्ट पास्ट आफ्टर अगस्त 19 सॉरी 15 अगस्त 1947 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी एक्ट पास करती है वॉज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस। जो न्यू डोमिनियन एक्सटेंड करना था, मतलब न्यू डोमिनियन के लिए अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है, अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड thereto बाय अ लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। जब तक ये दोनों राष्ट्र स्वीकार नहीं करते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट लागू किया जाए वो यहाँ पे लागू नहीं होने वाला। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे, जो नियम चाहे वो बना सकती है, पर जब तक ये स्टेट, ये दोनों जो इंडिपेंडेंट जो नेशन बने थे इंडिया और पाकिस्तान, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये लागू यहाँ पे नहीं होने वाले। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी नियम थे, उसके पहले के नियम आप खत्म कर दीजिए, मत लागू करिए। लेकिन अगर उसके बाद हम कोई नियम लागू करें तो आपको ऊपर है कि भाई अगर आप स्वीकार करना चाहते हो तो स्वीकार करो, नहीं करना चाहते तो मत करो, हमें कोई इशू नहीं। ठीक है, सिक्स प्रोविजन देखते हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक ऑफिस बनाई गई थी जो ब्रिटेन में ही रहा करता था, और गवर्नर जनरल कांटेक्ट में रहता था और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसको सारी जानकारियां दिया करता था। तो कहते हैं इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत की सेक्रेटरी, भारत के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस बनाई गई थी उसको इन्होंने क्या कहा, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया था। एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। कहते हैं और जो अपने फंक्शन थे, ठीक है ना, तो ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। जो कॉमनवेल्थ के अफेयर थे तो उसको क्या कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहा जो भी मैटर है आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दीजिए, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस यहाँ पे क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, सातवां है इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। कहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर जो राजा महाराजा वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा, प्रोक्लेम किया कि द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्राइंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम
अगस्त 15 1947 कहते हैं कि जो प्राइंसली स्टेट थे, ठीक है ना, जो राजा महाराजाओं वाले एरिया थे और जो ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे, तो वहां पे जो भी ब्रिटिशर्स ने नियम कानून जो भी पॉलिसीज उन्होंने लागू की हुई थी, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। वो सारी की सारी अब यहाँ पे खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। लैप्स मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 से जो भी प्राइंसली स्टेट थे, राजा महाराजा उस समय लगभग 500 संतावन अंठावन ऐसे कुछ शायद हुआ करते थे। एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, 557 या फिर अंठावन ऐसे कुछ थे। तो कहा गया कि जितने भी प्राइंसली स्टेट्स हैं उन पे कोई भी अब मतलब कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी है वो अब लागू नहीं हो, कोई भी नीति नियम लागू कुछ भी लागू नहीं होगा, और साथ ही साथ ट्राइबल एरियाज पे भी ये लागू नहीं होंगे। ठीक है। एट्थ है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्राइंसली स्टेट्स। जो भारत के प्राइंसली स्टेट थे, जो राजा महाराजाओं वाले राज्य हुआ करते थे, आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, या तो वो भारत को ज्वाइन कर ले या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। मतलब प्राइंसली स्टेट्स जो थे, राजा महाराजा वाले जो राज्य क्षेत्र हुआ करते थे, उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि अगर आप भारत को ज्वाइन करना चाहते हो भारत को ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हो पाकिस्तान ज्वाइन करो, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और अगर चाहते हो कि स्वतंत्र रहना चाहते हो, अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है। तो ये चॉइस दी गई थी, इसीलिए जो आ, इधर का कश्मीर था और जूनागढ़ का एरिया था, हैदराबाद था, ये सब लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ठीक है। बाद में उसी किस्सा अलग है, उसी कहानी अलग है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। पर कहा गया प्राइंसली स्टेट्स चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाइन्थ प्रोविजन क्या कहता है? इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस। कहते हैं आप अपने तरीके से गवर्नेंस करो, जैसे देश को चलाना चाहते हो आप चलाओ। एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम। कहते हैं कि आपको गवर्नेंस करने का अधिकार है, आप अपने देश को जैसे चाहो वैसे चला सकते हो, और जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम, जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, एक नया संविधान बना करके आप तैयार नहीं कर लेते हो, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें जितने भी प्रोविजंस थे, ठीक है ना, जितने भी प्रोविंसेस हुआ करते थे, उसी को आप क्या करिए, लागू कर लीजिए। द डोमिनियंस वर हाउ एवर अथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। और उनको ये भी अधिकार दिया गया कि आप जो एक्ट है, जो अधिनियम है, अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हो, उसकी पावर भी आपको दी गई है, वो भी आपको अथोराइज किया गया है, आपके पास वो पावर है। आप चाहो तो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है। 10th प्रोविजन देखते हैं। इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स। कहते जो ब्रिटिश का मोनार्क हुआ करता था, ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था, तो उसको एक वीटो पावर दी गई थी। वीटो का बिल था जो अक्सर मतलब कि आप जैसे पॉकेट वीटो होता है, आपने कहा ये ना, तो मतलब ना, होल्ड कर दिया, वहीं पे वो चीज खत्म हो जाती है। तो ब्रिटिश मोनार्क जो था, जो उसको राइट दिया गया था बीटो बिल्स का, तो उसको डिप्राइव कर दिया गया, उसको अब यहाँ पे ये राइट नहीं दिया गया था। और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स ऑफ हिज अप्रूवल। बीटो का मतलब ये होता है कि वो उसको रिजर्व कर लेता, अपने पास ही रख लेता है। अब उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की जाएगी। जब हम राष्ट्रपति का फंक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा जब प्रेसिडेंट चालू होगा, तो उसमें ये सारी चीजें आती, गवर्नर में भी ये चीजें आती। ठीक है। तो ब्रिटिश के मोनार्क को जो पावर दिया गया था, राइट दिया गया था, तो बीटो बिल्स का, या फिर कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता था अपने लिए, तो उसको हटा दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया उसको, मतलब दिया ही नहीं गया, ये अधिकार वंचित कर दिया गया। ठीक है। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। और ये जो राइट था ना, वो गवर्नर जनरल के रख दिया गया था। गवर्नर जनरल के पास तभी बीटो पावर थी। ठीक है। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी, को किसी भी बिल को होल्ड कर सकता है, अपनी बीटो पावर लगा करके रख सकता है, और उसको अपनी मैजेस्टी को भेज सकता है, यानी जो ब्रिटिश का क्वीन होगा, किंग होगा, उसको भेज सकता है कि ये बिल पास हुआ है, इसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, अगर आप अनुमति देते हैं, असेंट देते हैं, तो हम इसको पास होने देंगे, नहीं तो फिर वो अपने पास ही रखे रहता है। तो जो ब्रिटिश का मुनार्क था, उससे तो ये पावर छीन ली गई थी, उससे ये पावर छीन ली गई थी। लेकिन जो गवर्नर जनरल था, उसको ये पावर दे दी गई थी कि आप जो कोई भी बिल है, आप उसको अपने पास रखो, अपने मजिस्ट्री के नाम पे आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है। 11th प्रोविजन क्या कहता है?
इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। इसमें ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, प्रोविंशियल्स यानी जो प्रांत हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे, उसके जो गवर्नर थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नाम मात्र के क्या होंगे, हेड होंगे उस राज्य के, उस स्टेट के, या फिर उस एरिया के। ये क्या होंगे, नॉमिनल हेड होंगे। जैसे हमारा जो गवर्नर जनरल होता है, भी जो हमारे गवर्नर चलते हैं स्टेट में, वो भी क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेट किया जाता है तो नॉमिनल हेड होते हैं। तो कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो भारत के लिए जो गवर्नर जनरल था, और बहुत सारे जो प्रोविंस थे वहां का जो गवर्नर था, उसको हेड ऑफ द स्टेट माना जाएगा, लेकिन वो नॉमिनल होगा, नॉमिनेट किया जाएगा। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर। और उन्हें कहा गया कि आप जो भी काम करोगे, आप जो भी काम करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से क्या करना होगा, आपको एडवाइस लेनी होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको सलाह लेनी है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, वो अपने से कोई काम नहीं करते हैं। वो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन करेंगे, एडवाइस लेंगे, उसके बाद वो कोई काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो अलग अलग राज्य थे, प्रांत थे, उनके जो गवर्नर हुआ करते थे, उनको कहा गया कि आप अपने से कोई चीजें नहीं कर सकते हो, आप नॉमिनल हेड हो, आपको नॉमिनेट किया गया है, तो आप पहले उनसे बात करेंगे, पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप कोई निर्णय अपने स्वयं से ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रोविजन देखते हैं, लास्ट है कि सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। 12th नंबर प्रोविजन क्या कहता है, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। कहते हैं इंग्लैंड में जो एक रॉयल टाइटल्स चला करता था, तो वहां से इस टाइटल को हटा दिया गया, उस टाइटल को रिमूव कर दिया गया। जो एम्परर ऑफ इंडिया था, जो ये टाइटल दिया गया था कि भारत का जो एम्परर है, यानी भारत का जो राजा महाराजा जो भी होगा, एम्परर यानी तो ये होता है जो रूल करता है। ठीक है, इस टाइटल क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब ये टाइटल भारत के ऊपर लागू नहीं होगा। जैसे उस समय बोलते थे ना, इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, तो अब ऐसे कुछ टाइटल जो थे उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दे विल रिमूव फ्रॉम हियर। ठीक है, लास्ट प्रोविजन देखते हैं। लास्ट प्रोविजन, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज। कहते हैं कि अपॉइंटमेंट जो वो कहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस के लिए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, कि उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो रिजर्वेशन दिया गया था पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, उसको भी यहाँ से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। The members of the civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी सिविल सर्वेंट थे, जितने भी आईएएस आईपीएस हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है, उनको ये पावर दी गई थी, उनको ये टाइटल दिया गया था, वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स, उनको सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे, सारे के सारे फायदा मिलेंगे, दैट दे वर इंटाइटल्ड टू दैट टाइम, जब तक उनको ये टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, तब तक उनको सारे के सारे राइट्स उसमें जो पहले दिए गए थे वो उनको दिए जाएंगे, उनसे छीना नहीं जाएगा। आगे देखते लास्ट में है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट ऑफ 14th और 15th अगस्त 1947, 14 और 15 अगस्त की रात को, द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं, गया। ठीक है, एंड पावर वॉज ट्रांसफर टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पावर थी वो दो नए डोमिनियन थे, भारत और पाकिस्तान, उनको सौंप दी जाती है, यानी कि दो नए वो देश बनते हैं, स्टेट्स। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो भारत आजाद हुआ उस समय पे लॉर्ड माउंट बेटन जो थे, तो क्या बनते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, या फिर ये कह सकते हो इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट भारत था उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। 1 नंबर में पूछता है, 1 मार्क्स जो होते हैं आपके, वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, खासतौर पे यूजीसी नेट और एसआई पेपर में आते हैं, कांस्टेबल में, वो सब में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ही सॉर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1947।
भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसको टास्क दिया गया था कि आपको भारत का संविधान ड्राफ्ट करना है, तो उसको 1946 में फॉर्म कर दिया गया था। बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनाई गई थी, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, पहले लोकसभा के चुनाव हो नहीं गए, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन, भारत की संसद के रूप में क्या करती रही, काम करती रही। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था वो खत्म होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने आपको पढ़ा दी। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम अगली क्लास कंडक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया कैसे गया, कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रोविजंस लिया गया, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ये तो हमारा बैकग्राउंड था आज़ादी के पहले तक, जितने भी एक्ट लाए गए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, और एक्ट ऑफ 1935 था, ये सारे के सारे जितने भी एक्ट लाए गए थे, ठीक है, वो सब हमने डिटेल में कवर किए। मैंने आपको सारी चीज डिटेल में पढ़ाई है, और इनसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में हर साल, एक दो क्वेश्चन बैकग्राउंड से आते ही हैं। 1947 के पहले जितने भी स्पेशल इवेंट हुए, खास अवसर जो हुए, उन सब से क्वेश्चन पूछता ही पूछता। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।